दोस्तों, हम इस क्लास में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बन के आया था। पहली बार आया था 1786 में और 1793 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के रूप में रहा। उसके बाद 1805 ईस्वी में फिर से जो है गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। कुछ महीनों बाद भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई और गाजीपुर में इसको दफना दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किस गवर्नर जनरल की कब्र है या किसको दफनाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक उच्च कुल के व्यक्ति थे, खूब पैसा था उनके यहाँ। उनके फैमिली में सब जमींदार भी थे। कॉर्नवालिस आगे चल के खुद जमींदार बना। पैसा होने की वजह से एजुकेशन अच्छा हुआ था, मिलिट्री सेवा में गए। उस समय के लिए इंग्लैंड की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में एक सदस्य के रूप में काम किया। उसके बाद जब अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष स्टार्ट हुआ, तब उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेनापति के रूप में भेजा गया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ हार गए और यॉर्क टाउन में सरेंडर कर दिए। ये कब की बात है, तो ये 1781 की बात है, यानी भारत में आने के लगभग 4 साल पहले की बात है। अब अमेरिका तो इंग्लैंड के हाथों से निकल गया, लेकिन इंग्लैंड को ये डर था कि कहीं भारत में भी वैसी स्थिति न हो जाए, इसलिए वो एक अनुभवी व्यक्ति को भेजना चाहते थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास बहुत अनुभव था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि भाई आप जो है भारत में गवर्नर जनरल बन के जाइए, भारत की स्थिति ठीक करिए। कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट चाहिए। गवर्नर जनरल का पोस्ट प्लस कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट चाहिए। कमांडर इन चीफ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ, यानी इंडिया में जो ब्रिटिश सेना थी उसका सेनापति भी नियुक्त किया गया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ दोनों पद पर नियुक्त होने वाला पहला गवर्नर जनरल है। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसे आप जो है जानते रहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पहले से इंस्ट्रक्शन था कि एक फिक्स अमाउंट इंडिया से जो रेवेन्यू था वो जो है भारत में आए, इसके लिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को काम करना था। अब कॉर्नवालिस यहाँ आया तो एक फिक्स रेवेन्यू के लिए, एक फिक्स टैक्स के लिए उसने जो है सारे सुधार किए। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले किया क्या। सबसे पहले हम जुडिशियल रिफॉर्म देखेंगे, न्यायिक सुधार देखेंगे। न्यायिक सुधार, कॉर्नवालिस ने क्या न्यायिक सुधार किया। 1787 में आते ही उसने सबसे पहले जो कलेक्टर्स थे उनको जो है सभी शक्तियां दे दी गई। सभी शक्तियां दे दी, सभी शक्तियां दे दी, यानी जिले की सभी शक्तियां कलेक्टर को दे दी। वैसे तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही कलेक्टर्स के पास सभी शक्तियां थी। हमने देखा कि कलेक्टर क्या क्या करता था, तो राजस्व वसूलने का काम करता था, उसके बाद प्रशासन का काम भी उसी का था, और दीवानी में न्याय का भी काम वही करता था। दीवानी में जज भी वही था। लेकिन 1787 में उसे फौजदारी न्यायालय का भी जज बना दिया गया और भी जो है उसको शक्तियां दी गई। लेकिन आगे चल के कॉर्नवालिस को लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, कलेक्टर के पास इतनी ढेर सारी शक्तियां हो गई है जिससे कि न न्याय व्यवस्था ठीक से चल पा रही है, न राजस्व वसूली। वैसे भी एक ही व्यक्ति राजस्व भी वसूल कर रहा है और न्याय भी कर रहा है, प्रशासन भी देख रहा है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो विवाद होगा, टैक्स संबंधित विवाद होगा, तो उसका जज भी वही है, तो ये ठीक नहीं था।
तो उसने क्या किया कि 1793, जिसे हम कार्नवालिस कोड के रूप में जानते हैं, उसने कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां ये ले ली। न्यायिक शक्ति, समझ रहे हैं? यानी अब वो जो है न्यायाधीश के रूप में दीवानी में हो या फौजदारी में हो कहीं काम नहीं करेगा। अब केवल क्या काम करेगा कलेक्टर? केवल जो है राजस्व वसूल करने का काम करेगा। ओके, बात समझ गए? इसी को सेपरेशन ऑफ पावर ये कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण ये ठीक भी है। आज भी जो है देखिए, अलग अलग जज का काम अलग है, डीएम का काम अलग है। तो जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस जो है किसने कलेक्टर्स की न्यायिक शक्तियां ले ली, वापस ले ली। ओके, अब हम पहले देख लेते हैं फौजदारी न्यायालय। हमने वारेन हेस्टिंग्स के समय देखा था कि जिले में और कलकत्ता में एक दीवानी न्यायालय था, एक फौजदारी न्यायालय था। तो उसी तरह जिले के फौजदारी न्यायालय को समझते हैं। इसमें क्या बदलाव किया गया? जिले की फौजदारी न्यायालय, तो देखिए, जो जिले में फौजदारी न्यायालय था उसे 1792 में बंद कर दिया गया। डेट नहीं याद करना है, केवल जानते रहिए। उसे क्या कर दिया गया? इसे क्लोज कर दिया गया। इसकी जगह 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय की स्थापना की गई। भ्रमण करने वाले न्यायालय यानी सर्किट न्यायालय, जिसे आप कहते हैं सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की गई। ओके, ये 3 बंगाल में थे और एक बिहार में। से क्वेश्चन आता है कि सर्किट कोर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ओके, इसमें जो है अंग्रेज ये न्यायाधीश होते थे और ये भ्रमण कर करके जगह जगह जाके न्याय करते थे। और हम आगे देखते हैं, जब कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां ले ली गई तो जिले में जो दीवानी न्यायालय थे, हमने बताया कि फौजदारी न्यायालय वो समाप्त कर दिया गया। जो दीवानी न्यायालय था उसमें क्या किया गया? तो उसमें जो है यूरोपियों की नियुक्ति की गई। कोई यूरोपीय या अंग्रेज ही जो है जज के रूप में हो सकता था। इसके पहले भी जो है यूरोपीय ही था, यानी कलेक्टर था। अब कलेक्टर नहीं रहेगा, एक जिला जज का पोस्ट बनाया गया। तो जिला जज की नियुक्ति की गई दीवानी न्यायालय में। ये बात समझ गया? अब दीवानी न्यायालय में पहले क्या होता था कि जो कर संबंधित विवाद था, कर संबंधी विवाद, उसे जो है नहीं सुना जाता था। क्यों नहीं सुना जाता था? देखिए, कलेक्टर ही राजस्व वसूल कर रहा है, वही टैक्स लगा रहा है और वही जो है न्यायाधीश का काम कर रहा है, तो कर संबंधी विवाद कैसे सुन सकता था? लेकिन अब जो है जिले का जो दीवानी न्यायालय था, कलेक्टर के खिलाफ जो है टैक्स संबंधित मैटर को सुन सकता था। एक बात। दूसरी बात, इसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। दीवानी न्यायालय का एक स्ट्रक्चर क्या था? तो देखिए, सबसे नीचे से बात करें तो सबसे नीचे मुंसिफ न्यायालय बनाया गया। मुंसिफ न्यायालय ये बनाया गया। हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के समय देखे तो मुंसिफ न्यायालय नहीं था, बल्कि जमींदार ही जो है 10 रुपए तक का मैटर सुन लेता था। अब क्या बनाया गया? अब मुंसिफ न्यायालय बनाया गया। परगना लेवल का जो है न्यायालय था एक तरह से। और यहाँ जो है अध्यक्ष जो था इसका, वो भारतीय होता था, भारतीय। ठीक? और 50 रुपए तक का मैटर इस मुंसिफ न्यायालय में सुना जाता था। उसके ऊपर अगर हम बात करें
तो रजिस्ट्रार न्यायालय था। लोग आज देखते हैं तहसील लेवल पर न्यायालय होता है, तहसील में भी बहुत से मैटर सुलझा लिए जाते हैं। तो रजिस्ट्रार न्यायालय जो था, रजिस्ट्रार कोर्ट जिसे कहते हैं, इसमें जो है अध्यक्ष जो था वो कोई यूरोपीय होता था, यूरोपीय। और यहाँ पर 200 रुपये तक का मैटर सुन सकते थे, 200 रुपये तक का। ठीक है, आगे हम देखें तो इससे जो है ऊपर था जिला अदालत, जहाँ अपील की जा सकती थी, जिला अदालत या जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहते हैं। यहाँ पर जो है जो अध्यक्ष होता था, जो जज होता था, वो कोई यूरोपीय होता था और एक भारतीय जो है उसकी नियुक्ति की गई। भाई आप जो है सहयोग करिए यूरोपीय का, क्योंकि इनको इतना आइडिया नहीं है। तो एक भारतीय को भी रखा गया जिला अदालत में। और 200 रुपये से ऊपर तक का मैटर जो है जिला अदालत सुनती थी। 4 प्रांतीय न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 प्रांतीय न्यायालय या प्रोविंशियल कोर्ट जिसे कहते हैं, की स्थापना की गई। और ये कहाँ कहाँ स्थापित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो ये 4 प्रांतीय न्यायालय कहाँ थे? तो एक कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। ढाका, पटना, 4 जगहों पर प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई। और उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर कोई न्यायालय था? तो भाई था, देख लेते हैं उसको भी। उसके ऊपर था सदर दीवानी अदालत कलकत्ता में। सदर दीवानी अदालत कहाँ थी? कलकत्ता में थी। पहले भी थी ये, आपको मालूम है, महाराजा हेस्टिंग के समय भी सदर दीवानी अदालत थी और कलकत्ता में ही थी। तो इसे बनाया गया। और जो है इसमें न्याय कौन करता था? तो सपरिषद गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल के सदस्य। ओके, तब बात आप जानते रहिए। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी एक कोर्ट बनाई गई, जिसे सपरिषद सम्राट कहा जाता है, किंग इन काउंसिल। सपरिषद सम्राट, किंग इन काउंसिल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 5,000 से ऊपर तक का मैटर ये सम्राट के पास चला जाता था। सम्राट कहाँ था भाई? ये इंग्लैंड में था। यहाँ पर जो है सुना जाता था। तो इस तरह पूरे न्यायालय का एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक जो है व्यवस्था बना दी गई, जो कि मुंसिफ से स्टार्ट होता था। सबसे जो निचली अदालत होती थी वो मुंसिफ थी, और सबसे हायर कोर्ट जो था वो सपरिषद सम्राट था, किंग इन काउंसिल था। ओके, ये बात जो है पूरा आप जानते रहिए इसको। और इस तरह से व्यवस्था बनाई गई दीवानी न्यायालय की। फौजदारी न्यायालय के हम लोगों ने देख लिया कि क्या व्यवस्था थी। ठीक है, आगे हम और देखें तो देखते हैं फौजदारी कानून में सुधार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फौजदारी जो कानून था उसमें सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया, थोड़ा सा जान लेते हैं, कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, कार्नवालिस का मानना था कि कानून बनाने का अधिकार सरकार की है। किसकी है? सरकार की। अभी तक क्या होता था? अभी तक जो कानून था, मुस्लिम कानून, ये मान लिया गया था कि ये कानून दैवी है, शरीयत के अनुसार है, ये जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कार्नवालिस ने कहा नहीं, ये जो है दैवी कानून नहीं चलेगा, सरकार कानून बनाएगी। पहली बात। तो दूसरी बात जिसे हमें समझना है, अब हत्या के मामले में या किसी की का मर्डर हो गया है, तो हम किसी असशस्त्र पर जोर न देके हत्या करने वाली की भावना पर जोर देंगे। ठीक है, ये बात जो है
अब आ गई, आज भी ऐसा ही होता है कि किस अस्त्र से मारा गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी भावना क्या थी, क्या वो मारना चाहता था, क्या उसमें क्या दुश्मनी थी, इस तरह से भावना पर जो है फोकस किया जाने लगा। इसके अलावा और पहले जो है रक्त का मूल्य लिया जाता था। मान लेते हैं कि किसी की हत्या हो गई तो उसके जो परिजन होते थे वो जो है ब्लड मनी ले लेते थे, यानी जिसने मारा है उससे कुछ पैसा ले लेते थे और उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब जो है हत्या का मूल्य डिसाइड नहीं होगा, यानी ऐसा ब्लड मनी जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हत्या का मूल्य नहीं होगा, ब्लड मनी जैसी कोई बात नहीं होगी। ठीक? एक बात और थी, धर्म विशेष का मैटर। देखिए, साक्षी कोई धर्म विशेष ही हो सकता था, जिस धर्म के पर मुकदमा चल रहा है उसका साक्षी जो है उसी धर्म का व्यक्ति हो सकता था, दूसरे धर्म का नहीं हो सकता था। तो धर्म विशेष वाला जो मैटर था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि भाई जो है कोई भी व्यक्ति किसी का साक्ष्य ले सकता है, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन वो जो है गवाही दे सकता था। तो इन सभी चीज़ों को क्लियर किया गया और इसे जो है ब्रिटिश संसद के पास भेज दिया गया और ब्रिटिश संसद ने 1797 ईस्वी में इस पर अनुमोदन दे दिया और यह सारी चीज़ें लागू हो गई। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं पुलिस सुधार। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इसे समझ रहे होंगे। पुलिस सुधार, जो बातें समझ में नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पुलिस सुधार, पुलिस सुधार। इसमें कॉर्नवालिस ने राज्यों को 400 वर्ग मील क्षेत्रों में बांट दिया और प्रत्येक 400 वर्ग मील में एक दरोगा की नियुक्ति की, एक थाना बनाया गया और दरोगा की नियुक्ति की गई। और थाना और दरोगा आज भी हम देखते हैं, तो ये व्यवस्था आज तक चली आ रही है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दरोगा की नियुक्ति किसने की थी, और यह जो है एक आधारशिला है आज के पुलिस व्यवस्था के। ठीक है, कर संबंधी सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, हमने अभी ऊपर बात कर लिया है कि कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां ले ली गई थी और उसे केवल एक ही काम दिया गया था, राजस्व वसूल करने का काम। राजस्व वसूल करने का काम कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। तो प्रांतों को राजस्व क्षेत्रों में बांट दिया गया था। राजस्व क्षेत्रों में बांटकर कलेक्टर को दे दिया गया था कि भाई आप जो है राजस्व वसूल करके दीजिए। बात इतने नहीं समाप्त होती है, बल्कि जो कमेटी ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने देखा था वारेन हेस्टिंग्स के समय, कमेटी ऑफ रेवेन्यू, उसका नाम बदल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को यह अधिकार दे दिया गया कि कलेक्टर का निरीक्षण कर सकता है। भाई क्या कर सकता है? कलेक्टर का निरीक्षण। ठीक, तो ये भी आप जानते रहे कि कलेक्टर का निरीक्षण कौन करता था, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। बहुत बार पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त। देखिए, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहले कॉर्नवालिस ने बहुत विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने वालों में कौन कौन थे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, इसका नाम है सर जॉन शोर, सर जॉन शोर। और एक जो है अभिलेखपाल थे, जेम्स ग्रांट, अभिलेखपाल, ये थे जेम्स ग्रांट। और कॉर्नवालिस, तीनों ने बहुत विचार विमर्श किया कि भाई क्या व्यवस्था की जाए, क्योंकि इंग्लैंड से ये बात क्लियर हो गई थी कि भाई आप जो है फिक्स अमाउंट डिसाइड करिए जो कि हर साल इंग्लैंड भेजी जा सके। तो उसके लिए क्या किया जाए, बहुत विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श होने के बाद सर जॉन शोर का मानना था, सर जॉन शोर का मानना था कि
जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया जाए, भूमि का मालिक यानी स्वामी मान लिया जाए। ठीक है। अब इस बात को समझिए कि वारेन हेस्टिंग्स के समय हम लोगों ने देखा था कि वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि समस्त भूमि सरकार की है, पर सर जॉन शोर का कहना था कि नहीं, सरकार की नहीं है, जमींदारों की, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कॉर्नवालिस का मानना भी यही था, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्नवालिस जमींदार था, तो उसका पक्ष जो है जमींदारों के पक्ष में था, उसका जो है विचार जमींदारों के पक्ष में था। तो ये बात मान ली गई कि अब जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया जाए। जेम्स ग्रांट इसके पक्ष में नहीं था, उसका मानना था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी नहीं मानेंगे। दूसरा जो है मैटर था कि आखिर ये बंदोबस्त किया कितने समय के लिए जाए, मतलब 1 साल के लिए किया जाए, 5 साल के लिए किया जाए, क्योंकि हमने वारेन हेस्टिंग्स समय देखा था तो उसने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, पहले 5 साल का किया, फिर 1 साल का किया, लेकिन एक क्लियर व्यवस्था नहीं बना पाया था। उसी मैटर को लेके यहाँ विवाद था। उसमें जो है सर जॉन शोर का मानना था कि यह व्यवस्था 10 साल के लिए की जाए, लेकिन कॉर्नवालिस का मानना था कि यह अस्थायी कर दिया जाए। ओके, कॉर्नवालिस का ये मानना था कि भाई इसे अस्थायी किया जाए, तो अस्थायी हुआ आगे चल के, पहले 10 साल का था, उसके बाद अस्थायी हो गया। ठीक है, इस तरह से वाद विवाद हुआ और अंत में जो है एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया जाना चाहिए। और यह व्यवस्था प्रारंभ में 1790 में 10 वर्ष के लिए स्टार्ट की गई कि भाई जमींदारों को हम 10 वर्ष के लिए जमीनें देंगे और 10 वर्ष तक जो है टैक्स वसूलेंगे। लेकिन 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी कर दिया गया। इसी को अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त यानी अब जमींदार अस्थायी रूप से हर साल टैक्स देंगे और फिक्स अमाउंट देंगे, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया ना। तो ये सारी चीज़ें कर दी गई। अब इस अस्थायी बंदोबस्त में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो आप जान गए कि जमींदारों को भूमि का मालिक मान लिया गया। वारेन हेस्टिंग के समय ऐसा नहीं था, भूमि का मालिक मान लिया गया और यह वंशानुगत कर दिया गया। वंशानुगत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जानते रहिए कि अब जो है जमींदार वंशानुगत हो गए, यानी जब तक लगान देंगे तब तक इनको कोई जमींदारी से हटा नहीं सकता। दूसरी बात, जमींदार अब जमीनों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी जमीन जो है अब जमींदार की है और जमींदार जब चाहे इसे बेच सकता है, जब चाहे खरीद सकता है। अब जो है जमींदारों से सरकार का प्रत्यक्ष संबंध हो गया एक, और जो है किसानों से किसी तरह का संबंध नहीं हुआ। तो जमींदारों से प्रत्यक्ष संबंध हुआ और आगे चल के जमींदार सरकार की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सहयोग करते हैं। लोगों ने 1857 क्रांति में देखा और जगह देखा कि जमींदार जो है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग करते रहे। जमींदारों का जो लगान था वो एक निश्चित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, अब इससे न घटेगा न बढ़ेगा। इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान तो हुआ, लेकिन एक वर्ग तैयार हो गया जो कि हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का हितैषी रहा, सहयोग करता रहा। तो ये फायदा हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से थोड़ा सा नुकसान हुआ कि बार बार जो है हम लगान बढ़ा नहीं सकते, ऐसा हुआ तो निश्चित कर दिया। ये सारे टर्म आपसे पूछे जा सकते हैं और एक नहीं कई बातें दे दी जा सकती हैं और उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये सभी बातें आप जो है समझे रहिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या आर्ट पुलिस ने काम किया।